हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, देखिए इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्टली इंग्रेडिएंट बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन 76 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 76 टॉक्स अबाउट एक्ट done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. So if there is a person who does an act which normally appears to be a crime, but the person has done it with a different intention, as we know that crime में intention का होना बहुत ही ज़रूरी है. So until unless there is a intention which is proved, there is a mental element which is proved that the person has done this act with the mental element, with the intention of doing it, with the intention of causing some harm to a person. If a person does some act that appears to be a crime, but the person claims that he has done with a different intention, his action falls in one or the other exceptions that is provided in chapter 4 of the Indian Penal Code. The person can be granted acquittal or relief from that crime. Right, so let us read what section 76 says. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by the reason of mistake of fact. तो यहाँ पे mistake of fact होना चाहिए and not by the reason of mistake of law, because ignorance of law is no excuse. तो mistake of law नहीं होना चाहिए but the mistake of fact होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, एंड नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए और वो बंदा जो काम कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए. बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ टू डू दैट. और ये भी वो सोचना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, आई एम बाउंड बाय सम लॉ टू डू दिस एक्ट. राइट, तो यहां पे तीन इंग्रेडिएंट्स है: मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गुड फेथ एंड बाउंड बाय द लॉ. ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में अगर इस सेक्शन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट्स पे आएगा. राइट, इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं. अ सोल्जर फायर्स ऑन मॉब बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस. ठीक है, एक सोल्जर है, उसने अपने ऑफिसर के ऑर्डर पे फायर कर दिया है मॉब के ऊपर और उससे कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस. राइट, A and soldier of the court of justice being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry believing Z to be Y arrests Z. A has committed no offense. Now let us move to the next section, that is section 77. So section 77 reads as act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which is in good faith he believes to be given to him by law. ठीक है, सो यहाँ पे तो सिंपल है कि जज अगर कोई भी एक्ट जुडिशली कर रहे हैं और ऐसा कोई पावर जो उनको लॉ द्वारा प्रोवाइडेड है तो एनी सच एक्ट विल नॉट बी एन ऑफेंस. राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 78 which talks about act done pursuant to the judgment or order of court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court. मतलब यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि किसी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के पर्सुएंस में उसके एग्जीक्यूशन में आप कर रहे हैं तो वो एक ऑफेंस नहीं होता है. इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स. ठीक है, तो यहां पे इंग्रेडिएंट क्या है कि द एक्ट शुड बी वारंटेड बाय सम ऑर्डर और द जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड शैल बी डन, द एक्ट शैल बी डन वाइल द ऑर्डर और द जजमेंट इज इन द फोर्स. ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच ऑर्डर. एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आपने वो एक्ट किया है और आप ये बिलीव कर रहे हैं कि द कोर्ट विच हैज पास दैट ऑर्डर was competent to do that. ठीक है, तो यहां पे whether that court was competent, whether that court has jurisdiction or not becomes immaterial. If I read it, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such order or judgment provided
पर्सन डूइंग, हाँ यहाँ पे देखो ये पर्सन प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इज provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. The person who is doing that act shall believe that the court had jurisdiction to pass that order. Right? तो ये भी एक important section हो जाता है. Let us move to the next section, that is 79. Section 79 is act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. तो यहाँ पे the person should be justified by law. ठीक है, सपोज कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देता है तो दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, सो दैट किलिंग विल नॉट बी मर्डर. राइट? सो यहाँ पे अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन पढ़ूँ, ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर. ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers, in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense. ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से सेक्शन 79 को भी हमने देख लिया. नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन 80. एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. ठीक है, मतलब आप कोई एक काम कर रहे हैं, लॉफुल काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर, यहाँ पे इंटेंशन, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या है कि द एक्ट शैल बी डन बाय एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून without any criminal intention or knowledge. ठीक है, or the person should be doing a lawful act in a lawful manner by a lawful means and with proper care and caution. ये सारे ingredients हैं इसके. राइट? अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूं, वो ये कहता है कि अगर एक कुल्हाड़ी से कोई काम कर रहा है और एक मैन है जो कि बगल में खड़ा हुआ है, अगर कुल्हाड़ी का जो हेड है वो फ्लाई ऑफ होके लग जाता है और बंदा मर जाता है, अगर ए ने प्रॉपर कॉशन लिया हुआ था, ठीक है, तो हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड इज नॉट एन ऑफेंस. राइट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 81. एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन. देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. यहाँ पे knowledge है आपको कि that the act is likely to cause harm, but you are doing that act to prevent the further harm. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है if it is done without any criminal intention. मतलब आप उस एक्ट को कर रहे हैं, आपको पता है कि this act may cause harm, but you are doing that act to prevent further harm without criminal intention, right? And without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें हम यहाँ पे, it is question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it is likely to cause harm. मतलब यहाँ पे जो बंदा वो एक्ट कर रहा है, जिससे कि हार्म होने वाला है, वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. वहां पे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नीड्स टू बी प्रूव्ड दैट वाज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट. ठीक है, एंड टू डू द एक्ट टू प्रिवेंट द फर्दर हार्म. राइट? यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये. मतलब ए, अब देखिए ये जो सेक्शंस के इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके जुडिशरी के प्रीलिम्स में,
और कभी कभी मेंस में भी इसी को एज अ क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया जाता है। तो इलिस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए, द कैप्टन ऑफ स्टीम वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट finds himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down to boat B with 20 or 30 passengers on board, unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down boat C and in good faith for the purpose of avoiding danger to the passengers on boat B, he may not be guilty of any offense. ठीक है? Though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat C, right? तो उसी तरीके से A in a great fire pulls down house A in a great fire pulls down houses in order to prevent conflagration from spreading. He does this with intention in good faith of saving human lives or property. Here, if it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of offense. तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी के सेक्शंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप सेक्शंस को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, राइट? थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video and share it to the maximum. Thank you and have a nice day.